मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। खबर उन्नाव से है, जहां शहर काजी ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। चांद के दीदार होने के बाद ये पता चलेगा कि ईद 20 को है या 21 को। जिस दिन भी ईद होगी, ईद की नमाज को 2 बार पढ़ा जाएगा और साथ ही लोगों की सहूलियत के लिए हमने तय किया है कि नमाज को 2 बार होगी। जितनी भी मस्जिद है उनके अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और साथ ही मस्जिद के बाहर नमाज नहीं अदा की जाएगी। शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही ने कहा कि ईद खुशियों का त्योहार है और सभी देश की अमन चैन के लिए दुआ करें। 2 बार में नमाज अदा की जाएगी, जिसमें पहली बार नमाज पढ़ने के लिए सहकार जी मौलाना निसार मिसबाही और साथ ही दूसरी नमाज सैयद वासिक अदा कराएंगे। करना 20 तारीख या 21 मार्च को शहर उन्नाव में ईद की नमाज की उम्मीद है। चांद हो जाने के बाद ये फैसला होगा कि ईद की नमाज 20 को पढ़ी जाएगी या 21 को। बड़ी ईदगाह में मैं इमामत के फराइज अंजाम देता हूँ और इस बार लोगों की सहूलियात के वास्ते 2 बार बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। पहली नमाज जो होगी उसका वक्त है 7:30 बजे, उसकी इमामत मैं करूँगा और दूसरी नमाज 8:15 बजे होगी, उसकी इमामत जनाब मोहम्मद वसीर अत्तारी साहब करेंगे। तो मैं लोगों से अपील ये कर रहा हूँ कि वक्त मुकर्ररा से पहले पहले ईदगाह पहुँच जाए और नमाज ईदगाह के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी, बल्कि शहर की जितनी भी मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी वो तब सब की सब ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की जाएगी। सड़कों पर कोई नमाज नहीं होगी और ये अहम जिम्मेदारी है लोगों पर कि वो इसका पालन करें और इसके एतबार से नमाज मस्जिद में या ईदगाह में अदा करें। दूसरी बात यह है कि ये हमारा ईद का जो त्यौहार है वो बड़ी मोहब्बतों का त्यौहार है, सिवैयों का त्यौहार है, गला मिलने का त्यौहार है, आपस में भाईचारा का ये त्यौहार है। तो हम चाहते हैं कि इसमें बड़ी मोहब्बतों के साथ, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, उल्फत के साथ हम अपना त्यौहार मनाएं, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ आपस में मोहब्बतें बांटें और किसी तरह से कोई नफरत का माहौल, कोई इंतशार, कोई इंतशार, किसी तरह का हमारे शहर का माहौल, हमारे जिला का माहौल परागंदा ना होने पाए, खराब ना होने पाए। हम आपस में अपने बिरादर वतन यानी हिंदू भाई के साथ भी मिलजुल कर ईद का त्यौहार मिले, उन्हें भी हम मुबारकबाद दें, उन्हें भी हम गले से मिलें और उनको भी अपने घर पे बुला के सेवइयां वगैरह खिलाएं। मोहब्बतें ले देकर ये है कि हम मोहब्बतों का पैगाम। खबर चंदौली से। चंदौली जिला कांग्रेस कमेटी ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारियों को सौंपा है ज्ञापन। मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान, रोजगार सेवकों की मानदेय और रसोई गैस की किल्लत दूर करने की उठाई गई मांग, बिजली विभाग की अवैध वसूली व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की भी मांग है। मांग पूरी न होने पर कांग्रेस ने जन आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। अध्यक्ष जी, आज विकास भवन पे बैठे हैं अपने साथियों के साथ, क्या बात है? देखिए, आज यहाँ विकास भवन पे हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष ब्रजेश जी भी हैं और सारे पदाधिकारी जिला के और शहर के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं हम लोगों के साथ। हम लोगों के भाई इंडिया गठबंधन के साथी भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं धरने पर। आज यहाँ हम लोग धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ मनरेगा के मजदूर हैं जिनकी आज के समय में 75 दिनों से मजदूरी नहीं मिल पाई है। उनको भुखमरी के कगार पर हैं
और उनको रोजी रोटी चलाने में संकट उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है कि उन गरीब मजदूरों के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। इनको केवल अपने पूंजीपति मित्रों से मतलब है, उनको किस तरह से फायदा पहुंचे, ये केवल उसी में व्यस्त है, उसी में मस्त है। इनको देश की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ मुख्य विकास अधिकारी को पत्रक देने आए हैं, उनको घेरने आए हैं, ताकि इस प्रदेश में मनरेगा मजदूरों के भुगतान, मजदूरी का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। उसके बाद उसी मनरेगा से जुड़े प्रदेश में 40,000 रोजगार सेवक, संविदा कर्मी है, जिनका भी 8 माह से वेतन इस सरकार ने नहीं दिया है। आप बताइए, 8 माह से जिनके घरों में वेतन, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको वेतन नहीं दिया गया है, उनके घर का पालन पोषण कैसे होगा, उनके बाल बच्चों का जीवन यापन कैसे चलेगा। ये सरकार को चेतना होगा और इस सरकार को तत्काल इन मनरेगा मजदूरों की मजदूरी और मनरेगा संविदा कर्मियों की, रोजगार सेवकों की मजदूरी को तत्काल इनके खाते में भेजा जाए। नहीं, हम लोग मांग करते हैं। नहीं, अगर कार्य नहीं होता है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी ये सरकार नहीं देती है और रोजगार सेवकों का और संविदा कर्मियों का मानदेय ये सरकार नहीं देती है, तो भी आज हम लोग यहाँ सीडीओ का घेराव किए हैं। लेकिन इसके साथ अगर नहीं देते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार होगी। ठीक। काका भाई, आज विकास भवन में बैठे हुए हैं धरने पर, नीचे क्या बात है? देखिए, जमीन पे हमेशा जो लोग जमीन के मुद्दों से सरोकार रखते हैं वही लोग बैठते हैं। हमारी पार्टी ने अभी प्रदर्शन किया है सिलेंडर के अभाव को लेकर के, और यहाँ पूरा इंडिया गठबंधन बैठा हुआ है। हमारी बड़ी बहन है, बहुत दिनों से हम लोग उनको देखते आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन है, और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे पार्टी के चंद्रशेखर, सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग चंदौली के सवालों के साथ हैं, सीडीओ ऑफिस पे बैठे हुए हैं कि आखिर चंदौली में क्या कारण है कि जो मनरेगा की जो बिल लाई गई, जो रामजी नाम से जो बिल परिवर्तित किया गया, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह इसी जनपद के मुगल सराय का नाम बदल दिया गया। तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि नाम बदल देने से अगर विकास हो जाता, तो अगर नाम बदल देने से हर समस्या का समाधान होता, तो गैस का नाम आजकल लोग सिलेंडर का नाम नरेंद्र रख दिए हैं। तो नरेंद्र का चेहरा जिस तरह से चमकता है मशरूम खा के, सिलेंडर का चेहरा तो चमक नहीं रहा। लोग सिलेंडर के साथ सड़कों पर है पूरे देश। तो ये सवाल है, आप सिर्फ नाम बदल दे रहे हैं। अगर मनरेगा की बात करूं तो यहाँ का जिला अधिकारी, सीडीओ, डीपीआरओ, जो मुझे सूचना है भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है स्थानीय, जो भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख है, जो मुझे सूचना है फर्जी वो बना करके, रोस्टर फर्जी बना करके, और मनरेगा में चंदौली जनपद में कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला। उसका जिम्मेदार कौन है? जो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आए दिन ये बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था का शासन है। उनसे पूछना चाहूंगा, आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की नेता की सरेआम हत्या हो गई, किधर है सुरक्षित कानून व्यवस्था? आप जिस जनपद में बैठे हैं, मुख्यमंत्री के संरक्षित और यहाँ के विधायकों का संरक्षित एक अपराधी 5-5 लोगों के सीने में गोली मारता है, किधर है सुरक्षित कानून व्यवस्था? और ना लोगों को रोजगार है, ना माताओं बहनों को सुरक्षा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो इन सब सवालों को लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन चंदौली में एकजुट होकर के चंदौली के 25 लाख जनमानस के सवालों के साथ खड़ा है। चंदौली में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको कैसे देख? भ्रष्टाचार है, ट्रकों को 5,000 रुपये लेके पास कराने में सिपाही गिरफ्तारी हुई, लेकिन आरटीओ को बचाया गया। सिपाही क्या है? सिपाही क्यों गिरफ्तार किए गए? मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ से जो आरटीओ की वसूली होती है, वो जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है जो परिवहन, उसके यहाँ पैसे जाते हैं। सारे चंदौली के दलाल आप जा करके देख लीजिए, आप सब जनवादी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उसी मिनिस्टर के यहाँ बैठे मिलेंगे। तो ये तो पूरा कॉकस चल रहा है। मैं तो ये जानना चाहूँगा कि आपने आरटीओ को क्यों नहीं सस्पेंड करा? और जिले में भ्रष्टाचार है तो जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं भाई? उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मनरेगा में फर्जी पेमेंट हो रही है, फर्जी लोगों के रोस्टर बना करके, फर्जी बना करके लोगों के खातों में पैसे भेज करके काम कहीं कुछ नहीं हो रहा। अब आज मैंने कई बार, हमारी पार्टी ने लगातार सवाल उठाया, इस जिले में धान की क्रय कितनी हुई,
क्या टारगेट रखा गया, उसके बरक्स क्या रखा गया। हर जगह ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, चाहे वो जो भी बीजेपी के यहाँ विधायक है, सब मैं सुनता हूँ कि उनको धान में भी कमीशन चाहिए, उनको रेवेन्यू में भी कमीशन चाहिए, उनको रजिस्ट्री ऑफिस में कमीशन चाहिए, उनको वन विभाग में कमीशन चाहिए, उनको हॉस्पिटल में कमीशन चाहिए। इस तरह से कमीशन खोरी हो रही है चंदौली के लोगों के साथ। इस तरह से राजनीति होती है। राजनीति का काम त्याग का काम है, परोपकार का काम है कि आप कमीशन खोरी करके राजनीति करोगे। ठीक। विकास अधिकारी कांग्रेस पार्टी चंदौली द्वारा जनहित से जुड़े 5 सूत्री मांगों के संबंध में शांत रहिए ज्ञापन। महोदय, ज्ञात हो कि देश व प्रदेश की जन विरोधी व भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण जनपद चंदौली की आम जनता त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी आपसे यह मांग करती है कि नंबर 1, तत्काल प्रभाव से जनपद के सभी मनरेगा मजदूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाए। जनपद में मनरेगा से हुए कार्यों के बकाये का तत्काल भुगतान किया जाए। जनपद भर के रोजगार सेवकों का बकाया मानदेय जो कि 8 महीने से बकाया है, उनको तत्काल उनका मानदेय दिया जाए। जनपद भर में आम जनता रसोई गैस की किल्लत से परेशान है, अतः तत्काल प्रभाव से रसोई गैस की किल्लत को दूर कर कालाबाजारी और जमाखोरी को बंद कराया जाए। 5वां, जनपद भर में बिजली विभाग की अवैध वसूली व भ्रष्टाचार से आम जनता को मुक्त कराया जाए। महोदय, उपयुक्त समस्याओं से जनपद चंदौली की आम जनता कराह रही है, अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से हमारी 5 सूत्री मांगों का निस्तारण कर आम जनता की तकलीफों को दूर किया जाए, अन्यथा हम पूरे जनपद के कांग्रेस जन आम जनता के साथ मिलकर सड़क पर। खबर सीतापुर से है, जहां खेत को ठेके पर लेने को लेकर ताऊ व उनके साथियों ने पति पत्नी को जमकर पीटा है। घर में घुसकर दबंगों ने पति और पत्नी को बेरहमी से पीटा। पीड़ित महिला ने मारपीट में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जनपद के थाना हरगांव क्षेत्र का पूरा मामला। और मारपीट की, हमारे साथ छेड़खानी की, हमारे पति को जान से मार देने की धमकी दी। किसने? प्रांशु ने, उनके पापा ने। अच्छा। रामकृष्ण शुक्ला नाम है उनका। और फिर हम लोग थाने आए, वहाँ एप्लीकेशन लिखवाई, इसके बावजूद भी हमारे घर पे गए और फिर मारपीट की हमारे संग। जो कुछ मतलब हमारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए और सब कहा तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनको कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक। थाने से क्या शासन मिला? थाने से कोई कार्रवाई हुई अभी तक? थाने हम लोग गए थे, वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए कोई कार्रवाई अभी नहीं। एप्लीकेशन दे दी है? ठीक। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर विकासखंड भीमताल के ग्राम जंतवाल गांव और साथ ही लजमजला में ब्लॉक स्तरीय पशुपालन विभाग पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में क्षेत्र के पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने पशुओं का प्रदर्शन किया है, जिसमें भैंस वर्ग में आन सिंह प्रथम और साथ ही लता देवी द्वितीय, कुंदन सिंह तृतीय स्थान पर रहे हैं। गाय वर्ग में रेखा देवी प्रथम, नैतिक सिंह द्वितीय तथा रश्मि देवी तृतीय पर बाजी मारी है। और साथ ही बेल जोड़ी में दीवान सिंह प्रथम और साथ ही भुवन सिंह द्वितीय, सुमित जंतवाल तृतीय। इसी प्रकार बचिया थारी वर्ग में रेवती देवी प्रथम और साथ ही कमल जंतवाल द्वितीय, जनकी देवी तृतीय स्थान पर रही हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को पुस्तक देकर सम्मानित किया गया, जबकि अंत प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार देकर प्रोत्साहन किया गया। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर बिष्ट ने बताया कि प्रदर्शनी में पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशुपालन के लिए प्रोत्साहन करने के साथ ही पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन के माध्यम से आय बढ़ाना और साथ ही आधुनिक पशुपालन तकनीकों की बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से पशुपालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और पशुओं की बेहतर देखभाल के लिए प्रेरणा भी मिलती है। साथ ही वरिष्ठ पशु अधिकारी डॉक्टर दीक्षित ने पशुपालकों को पशुपालन से संबंधित तकनीकी जानकारी दी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान हेमा जंतवाल द्वारा की गई। इस अवसर पर वहां ज्येष्ठ प्रमुख उमेश पलरिया, बीडीसी अजय जंतवाल, गौरव रमोला, कमल जंतवाल, सुमित जंतवाल, आन सिंह, कुंदन सिंह, दीवान सिंह, भुवन सिंह, रेवती देवी, रेखा देवी, लता देवी, पशुपालन डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर स्वाति भोज, डॉक्टर कमला, डॉक्टर विनीता सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीण वहां पर उपस्थित रहे।
देखिए, ये पहले दूसरी ग्राम पंचायतों में होता था। यहाँ पर पशुपालक कभी भी सहयोग नहीं करते थे। पहली बार जंतवाल गांव के लमजाला में पशुपालकों के द्वारा सहयोग किया गया और काफ़ी संख्या में यहाँ पर अपने पशुओं को लाए हैं। निश्चित रूप से जो यहाँ के पशु हैं दुधारू हैं, अच्छी नस्ल के हैं और ये जो हमारे पहाड़ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ साबित होगी, क्योंकि पहले क्या था, पशुपालन को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, न ही दूध बेचने को अच्छी निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज क्या है कि लोग अपने पशुपालन के प्रति उनका प्रेम बड़ा है और लोग पशुपालन को अपनी आय का मुख्य स्रोत बना रहे हैं, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जानवरों का यहाँ पर जमावड़ा लगा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज एक चैंपियन गाय चुनी गई और बाकी जो गायें थी, प्रथम द्वितीय तृतीय गाय या भैंस या अन्य जानवरों का प्रथम द्वितीय तृतीय, ये एक पुरस्कार नहीं, ये उनका मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर है कि किस प्रकार से वो अपना आर्थिकी बढ़ाने के लिए पशुपालन पर आगे के लिए काम करें। निश्चित रूप से मैं पशुपालन विभाग का और तमाम जितने भी काश्तकार अपने पशुओं को लेकर आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो लोग प्रथम द्वितीय तृतीय आए उनको तो मैं बधाई देता ही देता हूं, लेकिन जो लोग छूट गए अगले बार वो प्रयास करेंगे कि अपने पशुओं को और अधिक अच्छा बनाकर और अच्छा दुधारू बना करके यहाँ से पुरस्कार जीतेंगे। मैं सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। खबर जसपुर से है। जैसा कि विदित है कि नशा देश में एक अभिशाप बना हुआ है, जिसके दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रकोप में आकर युवा पीढ़ी अपना भविष्य गर्त में धकेल रही है। देश से नशा खत्म करने के लिए देश की सरकारें सर से एड़ी तक जोर आजमाइश के दम पर नशे के विरुद्ध तरह तरह के अभियान चलाकर अनेक प्रकार की कार्यवाही कर राष्ट्र से नशे को जड़ से खत्म करने में जुटी है। बावजूद इसके भी नशा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताते चले, ये पूरा प्रकरण उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आया है। मामला उस दौरान और बढ़ गया जब नगर की जसपुर कोतवाली प्रांगण में आगामी त्योहार ईद को लेकर अमन कमेटी बैठक चल रही थी। बैठक में पहुंची गांव नारायणपुर और साथ ही ध्यान नगर की महिलाओं ने एकजुट होकर नई पहल की शुरुआत कर नशा रोकने के लिए बैठक की है। और साथ ही जसपुर उप जिलाधिकारी राहुल शाह, जसपुर कोतवाल राजेंद्र सिंह दांगी, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद मलिक, जसपुर प्रांतीय उद्योग व्यापारी मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह अरोड़ा और साथ ही जसपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नौशाद सम्राट सहित बैठक में मौजूद आमजन के बीच नशा बिक्री से होने वाले उनके परिवारों पर दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। आपको बता दें कि उधर वही मामले में जसपुर उप जिलाधिकारी ने राहुल शाह ने बताया है कि महिलाओं की शिकायत पर पहले निरीक्षण कराया गया, उसके बाद आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग दोनों को इन्वॉल्व कर सशक्त कार्रवाई कराई जाएगी। हम यहाँ नशे को लेकर आए हैं क्योंकि औरतें बहुत परेशान हैं। अब भी हमारे साथ बहुत लेडीज़ थी जो अपने अपने घरों को चली गई हैं क्योंकि उनके पति जो हैं घरों में बच्चों को मार रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब बेचारी अपने जवान बच्चों को और सबको मरते हुए देख रही हैं, तो वो क्या करें। इसलिए हम आज थाने में आए थे। हम पहले विधायक जी के यहाँ गए थे, वो मिले नहीं हैं, जिसके कारण हम कल जाएंगे। और यहाँ पर हम कई बार आ चुके हैं, कुछ नहीं होता है। और आदमी लोग जो हैं वो मजाक बनाते हैं सभी की कि कुछ नहीं होगा। वो तो हम आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम इसमें रोकेंगे, वो तो कई बार ऐसे ही कहते हैं कि हम रोकेंगे। आगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम रुद्रपुर एसपी सर के पास जाएंगे। जी, मैं ध्यान नगर से आई हूँ, रविंद्र कौर। नारायणपुर से आए हैं और जसपुर थाने में आए हैं अपनी शिकायत लेकर। देखो, हमने कई बार शिकायत करी है, हमारी कहीं सुनवाई कुछ नहीं हुई है। हमारे पति दारू पीते हैं, कलिया वाले और गणेश में दारू बिकती है और हमने कई घर बर्बाद हो चुके हैं। हमारे पति दारू पी के आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, हमें मारते हैं। और मेरा एक लड़का है, उसके उन्होंने लात मारी, उन्हें नशे में पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमें भी गाली गलौज करते हैं, हमें भी मारते हैं वे लोग। और हमारे क्या नाम, हमारी जेठानी है, वे भी, उनके कोई बच्चा नहीं है, वे भी विधवा होगी। कारण दारू के कारण ही आज वे है नहीं। इतनी औरतें परेशान है, मजदूरी करती हैं, खाती हैं, कमाती हैं, फिर भी उनके पति उन्हें मारते छेदते हैं, दारू पीते हैं और पी के घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनसे बहुत दुखी है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हमने इतनी जगह अपनी बात रखी है। मैंने क्या नाम
मंत्री का उन्हें भी पीएफ को भी फ़ोन किया, वहाँ भी मेरी 2 महीने से मैंने रिपोर्ट कर रखी है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वे लोग दारू बेचते हैं और क्या नाम कहते हैं कि हम तो पैसा दे रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, औरतें हमारा क्या कर लेंगी, पुलिस हमारा क्या कर लेंगी, वे सब ऐसे लोग बोलते हैं। तो हमने क्या नाम पुलिस में रिपोर्ट भी करी पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी तो सब लोग बोलते हैं पर कुछ होए जब तो हम और तो किस क्षेत्र से कुछ महिलाएं हैं जिनके द्वारा नशे के व्यापार के संबंध शिकायत की गई है। इस संबंध में जो भी इनकी शिकायत है उसमें मौके पे निरीक्षण करवाया जाएगा। इसमें आबकारी विभाग को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, पुलिस के माध्यम से भी किया जाएगा। जहाँ पे भी चाहे वो NDPS का केस हो चाहे वो एक्साइज का केस हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल डॉक्टर RS टोलिया प्रशासनिक एकेडमी नैनीताल में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नैनीताल जिले में सचिवालय, विभिन्न परियोजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक, तकनीकी एवं प्रक्रियागत बाधा आ रही है तो उसका त्वरित समाधान किया जाए। यदि समस्या शासन स्तर की है तो तत्काल शासन से संज्ञान किया जाए और साथ ही विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करे विभाग ताकि निर्माण कार्यों में लागत ना बढ़े। भूमि एवं समन्वय से जुड़े मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर मिलकर करते हुए कार्यों को समय पर प्रारंभ कराया जाए। यात्रा सीजन में आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस हेतु मजबूत प्रबंधन किया जाए और साथ ही प्रशासन, पुलिस व परिवहन विभाग चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री घोषणा के दौरान स्वीकृत कराए गए प्राथमिकता से रखते हुए समय से पूर्ण कर ले और साथ ही LPG गैस की होम डिलीवरी करवाएं। आवश्यक मांग के अनुरूप व्यावसायिक सिलेंडरों की भी आपूर्ति समय पर हो। नैनीताल जिले में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा के दौरान लगभग 41 करोड़ की लागत से मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कैची धाम सौंदर्यीकरण एवं प्रकाशीकरण का कार्य जो जून 2026 तक पूर्ण होना है। इस कार्य में गुणवत्ता एवं समयबद्धता की विशेष ध्यान देकर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। पेयजल कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए समय अंतर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। लगभग 24 करोड़ की लागत से इंदिरानगर नाले के कैचमेंट सीवरेज एवं प्रदूषण रोकथाम कार्य योजना, विधानसभा ओखला कांडा और साथ ही काला आगर पंपिंग परियोजना जो लगभग 23 करोड़ की लागत से बनने वाली योजना, उक्त योजना को समय अवधि में पूर्ण करे। मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान 3678.23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जमरानी बांध परियोजना की वर्तमान प्रगति की विस्तार की भी जानकारी ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा के चौथे चरण में भागलपुर पहुंचे, जहां जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे और अपने 20 साल की बिहार की विकास की उपलब्धियों को आम लोगों को संबोधन कर रहे थे। उसी मंच पर सुल्तानगंज विधानसभा के विधायक ललित नारायण मंडल कुर्सी पर बैठे नींद में आराम फरमाते हुए नजर आए, जो कि साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों को संबोधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल नींद मार रहे थे। जबकि समृद्ध यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी CM सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, दिलीप जायसवाल सहित वहां पर स्थानीय सांसद और विधायक भी मंच पर मौजूद थे। अब इसके बाद आपको 7 वाला पर सर्वे किए कि अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 तो बहुत अच्छा होगा और केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलता है उसके चलते आप समझ लीजिए बहुत अच्छा आपका होगा और पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य देश में है जो बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ इतना अच्छा होगा। तो केंद्र का सहयोग है और सब काम हो रहा, तब अच्छा लग रहा है आपको। आप लोग आए तो हथवा उठावा, ठीक लगता है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह 2025 के साथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चैत्र नवरात्र
नवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के प्रमुख शक्तिपीठों में धार्मिक उत्साह का माहौल शुरू हो गया है। जिले के प्रसिद्ध झांतला माताजी शक्तिपीठ में परंपरा के अनुसार अमावस्या से ही घट स्थापना कर नवरात्रि का शुभारंभ कर दिया गया। ये चित्तौड़गढ़ जिले का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां ये परंपरा विशेष रूप से निभाई जाती है। आपको बता दें, झांतला माताजी के दरबार में माता के भक्तों के साथ साथ लकवा, पक्षघात और साथ ही पीड़ित भी बड़ी संख्या में पहुंचने लगते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजन से रोगों से लाभ मिलता है। वहीं जिले के अन्य प्रमुख शक्तिपीठों में गुरुवार को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि की विधिवत शुरुआत होगी। इसमें दुर्गा स्थित श्री कालिका माता मंदिर और साथ ही आसावरा माता मंदिर और साथ ही जोगड़िया माता मंदिर तथा बोजुंदा स्थित श्री काली भैरव मंदिर सहित अन्य मंदिर शामिल हैं। सभी स्थानों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। पेयजल, छाया, कूलर और पंखों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनलाल गुजर है, जाटला माता पुजारी माता जी। पूरा 9 दिन करेगा। जाटला माता का स्थापना आज सुबह 9:15 हो चुकी है। वो भी है, श्रद्धालु आते रहेंगे, बहुत पब्लिक आते हैं। यहाँ भीलवाड़ा, अजमेर, नीमच, MP ज़्यादा तो भीलवाड़ा पूरा वहाँ के आते हैं। जो पैरालाइसिस लखवा में होते हैं वो आगे ठीक हो जाते हैं। क्या माता जी की? यहाँ माता जी की मान्यता है, यहाँ आते लच्चा दूध में निकालते हैं, तेल की शीशी होती है सरसों को दूध में निकालते हैं, उससे मालिश करते हैं। माता जी की परिक्रमा लगा यहाँ पे बरला माता जी के ठीक होते जाते हैं। कब रहेगा आरती? नवरात्रि में 5 होती है, एक सुबह 7:30 बजे, एक दिन में 12:30 बजे और एक शाम को 7:30 बजे, रात को 12 बजे और सुबह 4 बजे। अभी के हिसाब से यहाँ पे चारों तरफ वैसे टेंट लगे हुए, वैसे छाए बहुत सारी तरह की है। चद्दर वगैरह की फुल व्यवस्था है, जो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्त्री की व्यवस्था भी है, पानी की फुल व्यवस्था है और भंडारे लगते हैं जो वैसे नहीं है। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार 19 मार्च को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर शहर में धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। नववर्ष स्वागत आयोजन समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण जोशी ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष के स्वागत को लेकर शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेषकर व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर संगठनों के सदस्य आमजन की तिलक लगाकर अभिनंदन करेंगे तथा मिश्री, काली मिर्च और नीम के पत्तों का प्रसाद वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजन के तहत शाम 4:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम से सुभाष चौक तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी, जिसमें भगवान महाकाल की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके साथ ही प्रतिभागी पारंपरिक मंगल वेशभूषा में नजर आएंगे, जिससे पूरे शहर में सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण देखने को मिलेगा। इस दौरान समिति के संरक्षक हेमंत जैन और साथ ही सह संयोजक शांतिलाल भराड़िया और साथ ही अभिनंदन कारबा, हेमंत भट्ट, शैलेंद्र झमर और साथ ही राजेश शर्मा, लव नुवाल भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हिंदू नववर्ष स्वागत आयोजन समिति की ओर से हिंदू नववर्ष का स्वागत के लिए काफ़ी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। किस तरह की रहेगी पूरी रूपरेखा बात की जाए तो? वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव को चरितार्थ करने के लिए परमात्मा ने
इस हिंदू भूमि का निर्माण किया। तम देव निर्मितम देशम, एक विशेष उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य संपूर्ण विश्व में मानवता को प्रशस्त करना, और इसलिए आज के दिन लगभग 2 खरब वर्ष पहले सूर्य से पृथ्वी का पिंड अलग हुआ, इसलिए हमारा सृष्टि संवत भी लगभग इतना ही है। और चूँकि हमारा ध्येय वसुधैव कुटुंबकम है, इसलिए जो नववर्ष हैं, भारतीय नववर्ष, जिस दिन पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, उस दिन के कार्यक्रम भी संस्कारों को बल देने वाले हैं। घर पर आम के पत्तों की बांधना बांधना, घर पर रंगोली बनाना, उस पर दीपक जलाना, सब परिवार अपने इष्ट का दर्शन करना, ऐसे मांगलिक कार्य। इन कार्यों को परिवार और समाज को के वातावरण को पवित्र और मानवतामय बनाने के लिए ये पहल संपूर्ण देश में हो रही है। उसी क्रम में कल शाम को 4:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम से लगभग 21 झांकियाँ तो समाजों की और शिक्षा संस्थानों की अनेक झांकियाँ, इसके साथ उज्जैन महाकाल की एक विशेष झांकी 12 सहयोगियों के साथ, हमारे यहाँ खरडेश्वर महादेव की झांकी, ऐसे अनेक आकर्षणों के साथ, विशेषकर बच्चियों की शस्त्रशाला, अखाड़ा, ऐसे अनेक कार्यक्रम और उत्साहपूर्ण वातावरण संपूर्ण इस मार्ग को केसरियामय बनाकर पवित्रता का भाव लेते हुए 4:30 बजे ये शोभा यात्रा इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रारंभ होकर लगभग 7 बजे सुभाष चौक, जिसे आजकल अपन गणेश चौक कहते हैं, वहाँ जाकर के समापन होगी। जहाँ जिस परमात्मा ने इस पवित्र भूमि पर हमको जन्म दिया, उनका आभार करने के लिए, और जिस भारत भूमि पर हम आए हैं, निमित्त बना है, इस भारत भूमि का भी आभार करने के लिए कि हम अपने जीवन में पवित्रता से जीवन जिएंगे, राष्ट्रीयता के नियमों का पालन करेंगे। ऐसा करते हुए अपने राष्ट्र को वैभव के शिखर पर ले जाएंगे, विश्व मित्र बनाएंगे। इस भावना से भारत माता की आरती और प्रसाद वितरण के साथ ये शोभा यात्रा पूरी होगी। झालावाड़ झालर पाटन के खानपुरिया मार्ग पर आज एक सड़क दुर्घटना में 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा आपको बता दें कपस्या कुआं के पास हुआ है, जब एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अस्पताल चौकी पुलिस के अनुसार वहां पर मृतक छात्र की पहचान खैराबाद निवासी अभिषेक पुत्र सोहन महाजन के रूप में हुई है। अभिषेक बीए प्रथम वर्ष का छात्र था और अपने पेपर देने के लिए बैरागढ़ से खैराबाद जा रहा था, लेकिन बीच मार्ग में अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी है। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शव को एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी सदर पुलिस को दी है। सदर थाना पुलिस अब इस मामले की आगे की कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।